ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना हेल्थ वाला पार्ट। डिफेंस वाला भी कर रख दिया हमने ना, साइंस एंड टेक भी हो गया और वो भी आईटी भी हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अब एक जो मेजर बचा था वो हेल्थ वाला था। पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे नाम बताते हैं जो ये हम बात करते हैं। एक मिनट में इसको पिन कर। तो जो हम ये बात करते हैं जो आयुष मिनिस्ट्री वाला है हमारा, है ना। तो आयुर्वेद, यूनानी और ये सब सिद्ध, ये सब है ना, ये सब मेडिसिन हमारी ट्रेडिशनल में आती है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया था ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जामनगर गुजरात में। इनकेस अगर आ जाए किसी पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन तो वहां पे आ जाएगा। तो उसमें था। तो अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू WTO, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है। तो ये सम है नॉलेज का, स्किल का, प्रैक्टिस का। ठीक है, जैसे कुछ प्रैक्टिसेस भी होती है ना किसी इंडिजिनस कम्युनिटी की या किसी दूर की, जो भी हमारी पुरानी पुरानी प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती हैं, तो उनकी नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस जो भी है, उनकी कोई थ्योरीज है, उनकी कोई बिलीफ है, जो भी उनके सेंचुरीज ओल्ड बिलीव है, कल्चर है, तो उनके बिहाफ पे जो उन्होंने ये बनाई होती है आगे मेडिसिन ना, उन्हें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं। और ये किसके लिए होती है? फिजिकल इलनेस के लिए भी होती है, मेंटल इलनेस के लिए भी होती है। ठीक है, तो दोनों इलनेस के लिए होती है। उसके अलावा फिर एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो आजकल हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आयुर्वेद, आयुर्वेद तो हमारी कंट्री का खुद खुद का ही है ना। ये तो मतलब वेदों के टाइम से चल आ रहा है ना। लेकिन वैदिक कैसे चलता रहा है, लेकिन जो हम आज के टाइम पे जो हम एलोपैथी करते हैं, तो ये होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रेफर टू हेल्थ केयर प्रैक्टिस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंट्रीज ऑन ट्रेडिशन। जो हमारी कंट्री का ट्रेडिशन था आयुर्वेद, इसका तो पार्ट नहीं है ना, जो भी हम डिस्पिन विस्पिन गोली लेते रहते हैं। तो ये सब हमारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ फिर ठीक है, उसके बाद कुछ ना खास है नहीं। इंडिया ने क्या किया है इसके चलते ना, तो इंडिया ने अपने आयुष मिनिस्ट्री बना दी थी एक पूरी की पूरी, है ना। उसमें कौन कौन से टिंग, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एंड सोवा रिगपा करके ये सब था। इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, इनको रेगुलेट करता है हमारा ये वाला। एक मिनट, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया ना ऊपर शायद से। हम्म, सॉरी सॉरी, जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन है तो ये भी कुछ ट्रेडिशनल, लेकिन वो हमारी कंट्री की खुद की नहीं है। एलोपैथिक वर्ड नहीं आएगा, वो मैंने गलती से बोल दिया, एलोपैथी नहीं आएगा, वो थोड़ा मेरे समझने में मिस्टेक हो गया होगा। एलोपैथी नहीं है, जैसे सोवा रिगपा है ना, आई थिंक ये तिब्बत साइड कहीं की तो है। तिब्बत तिब्बत रीजन की है सोवा रिगपा ना। तो वही बोल रहे हैं, ये वो वाली मेडिसिन है जो हमारी कंट्री का खुद का पार्ट नहीं है, ट्रेडिशन का, किसी और कंट्री से हमने ली है। ठीक है, तो वो वाली चीज है, इसीलिए इन्होंने इसको एंड में लिखा है, फिर एंड में सोवा रिगपा। ठीक है, ट्रेडिशनल में तो आयुष वाले आगे, और कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा सोवा रिगपा आगे हमारा। ठीक है, इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा गलती हो गया था मुझसे बताने में, वो ठीक कर लीजिए उसको। फिर उसके बाद इनिशिएटिव बाय इंडिया, क्या क्या इंडिया ने इनिशिएटिव लिया इसके लिए ना, तो नेशनल आयुष मिशन है हमारा, फिर चैंपियन सर्विस सेक्टर फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, ये सब चीजें इसको एम्पलीफाई करने के लिए ना, ये जो मेडिकल टूरिज्म इन फील्ड ऑफ आयुष। इंडिया को वैसे ही हम वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस काफी कम है, तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं ऐसे करके, है ना। फिर आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये, क्या लिखा है? आयुष स्वास्थ्य योजना, आयुष इन्फॉर्मेशन, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कुछ इंडिया के इनिशिएटिव में करते करते। 5 गोल, ठीक है, गोल नॉर्मल है, डाटाबेस बनाएंगे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टेस्ट की उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक्सपीरियंस लोगों को वहां पे लेके आएंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम बनाएंगे ना, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुला के। फिर डेवलप करेंगे प्रोटोकॉल, मोबिलाइज करेंगे फंडिंग फॉर रिसर्च, ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद क्या है अब? FSSAI ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके ना, एक ये वो कहते हैं जैसे होते हैं ना F+F लोगो, कुछ फूड बनाए हैं। ठीक है, कुछ फूड की हमने एक वो निकाली है, एक सर्टिफिकेशन निकाला है, जैसे FSC सर्टिफिकेशन देते हैं ना फूड को अलग अलग करना। तो उन्होंने एक निकाला है आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रेडिशन पे बने होते होंगे, वो सब चीजें। फिर वही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे, इनका मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, है ना, वो कौन से रूल्स के तहत होगा, उसके रूल्स उन्होंने बना दिए, FSSAI ने उसके रूल्स कुछ तो बना दिए। ठीक है, अब इसके लिए फिर स्पेशल लोगो होगा। ठीक है, जो मैंने बताया +F करके लोगो है इसके लिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या क्या है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, आयुर्वेद आहार में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेदिक ड्रग्स, ठीक है, और जो भी कॉस्मेटिक, नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक है ना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है आयुर्वेदिक आहार में। ये सिर्फ खाने खाने वाली चीज है, जो अगर फूड खाते हैं ना हम कुछ भी, तो वो वाली सिर्फ चीजें इसके अंदर आएंगी। ये आयुर्वेदिक ड्रग्स या ये सब जो चीजें उन्होंने दे रखी है इस सेक्टर में ना, ये सब नहीं आएगा। कॉस्मेटिक, नार्कोटिक्स, क्योंकि ये वो बनाते हैं ना, पतंजलि वाले बनाते हैं ना, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते रहते हैं वो, कुछ तो क्रीमें व्रीम बनाते रहते हैं, तो वो सब आयुर्वेद आहार के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो उनको अलग ही कर दिया, खाने पीने वाला सारा माल इनके अंदर डाल दिया। फिर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया वाइडनिंग द एक्सेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरीज में, कि जितनी हमारी इंडिजिनस कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनको जो जो नॉलेज थी, जो उन्होंने गेन की थी इतने सालों से ना, तो उसकी हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी थी। पहले क्या था, सिर्फ 14 पेटेंट ऑफिस वर्ल्ड वाइड को उनका एक्सेस था कि आप, हाँ, अगर आप मान लीजिए यूएसए किसी मेडिसिन का पेटेंट लेना चाहते हैं, वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे है, तो वो चेक करेगा कि क्या उसका इंडिया में कहीं डाटा ऑलरेडी मेंशन तो नहीं कर रखा है इनकी लाइब्रेरी में,
कि जैसे मान लीजिए आई थिंक तुलसी वगैरह पे किसी पे यूएस से ट्राई कर रहा था अपना पेटेंट लेने का, तो फिर उसमें इंडिया ने कहा था कि बेटा कहाँ ले रहे हो, ये तो हमारे पास पहले से ही है ना। तो वो तभी था क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज का एक डिजिटल लाइब्रेरी था। तो इसीलिए उनकी नॉलेज को हमारे लिए डेटाबेस बनाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या कर दिया, इसका जो ये जो लाइब्रेरी थी इसका थोड़ा एक्सेस वाइडन कर दिया और पेटेंट ऑफिस को भी इसके अंदर ले आया। अब ये टीकेडीएल है क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली डाटाबेस है, किसका है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एस्टेब्लिश, ठीक है। जो भी इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 2001 में बाय काउंसिल ऑफ सीएसआर, जो है ना हमारा सीएस और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर इसको बनाया था। तो अगर आज ये किसने बनाया था, तो ये दो बॉडीज है जिन्होंने बनाया था। अब इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वही जो आयुष वाली मिनिस्ट्रीज में जो आते हैं वर्ड है ना, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा, योगा। और इनको 5 लैंग्वेजेस में इसके अंदर डाटा है, कौन कौन सी, इंग्लिश, जर्मन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये प्रिवेंट करता है कि हाँ कोई दूसरी कंट्री हमारे डाटा जो हमारी नॉलेज है उसको गलती से यूज ना कर ले, उसका पेटेंटिंग ना करवा ले, ठीक है। तो वो सब चीजें। फिर ये बॉडी है थोड़ी अजीब सी, इसका नाम देख लीजिए, फार्मोसोपिया कमीशन फॉर ईडी वगैरह जो भी है ना। ये किसका, देखिए ये दो नाम मिक्स मिक्स से नाम, ठीक है, बता दो दूसरा नाम कौन सा है, हाँ ये रहा, एक ये वाला नाम है, ये जो मैंने स्टार बनाया है इसका नाम है इंडियन फार्मासोपिया कमीशन, है ना। ये है ऑटोनोमस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये अलग बॉडी है, और ये जो दूसरे में भी फार्मासोपिया है, ये वाला वर्ड आ रहा है ना, तो ये सबॉर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, तो थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है, कि ये उसके अंदर नहीं है, फैमिली हेल्थ वेलफेयर के अंदर नहीं है। इसका नाम है भी होम्योपैथी आ रहा है, लेकिन ठीक है याद कर दीजिए। इसको बनाया गया है सबॉर्ड ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, ठीक है। बाकी ठीक है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, ये रेगुलेट करेगा, अपडेट करेगा स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, ये जो इसके मेडिसिन जो भी होती है, इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी की बात करें। फिर दूसरा ये जो इंडियन फार्मासोपिया कमीशन बोला, ये ऑटोनोमस है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो बाकी ड्रग्स वर्ग्स होते होंगे अदर देन ट्रेडिशनल वाले, उनको ये सब करता होगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये जो होम्योपैथी वाला था इसने कोलेबोरेशन डब्ल्यूएचओ के साथ साउथ ईस्ट ईस्ट रीजन के लिए ऑर्गेनाइज किया ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट किया क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी रिलीज किया न्यू गाइडेंस टू सपोर्ट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब इंडिया का टारगेट बताइए क्या जरा ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का, और डब्ल्यूएचओ का क्या टारगेट है और इंडिया का क्या टारगेट है। 2025 है इंडिया का और डब्ल्यूएचओ को 2030 है। हाँ, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंसिडेंस रेट है ना ट्यूबरक्लोसिस का वो इंडिया में ही है, मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट इंडिया में ही पाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है। ये किसी का माइक होना है शायद, कोई माइक बंद कर लीजिए जिसका भी होना है। हाँ, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल लीजिए, अगर वैसे किसी गलती से होना होगा तो बंद कर लीजिए, ठीक है। फिर ये एनएसपी जो ये था, ये जो ये नेशनल ये था नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, ये क्या करेगा, गाइड करेगा कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, कैसे एड्रेस करे वो एड्रेस करे, ठीक है। इसमें एक स्मार्ट क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये सब ठीक है। करंट डॉक्यूमेंट इज अपडेट, ठीक है, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मेजर इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस, इसको कौन सा जो वो स्पीशीज है इसको जो इसको जो क्या कहते हैं फैलाता है ना, तो वो कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, बेसिकली वो पूछ लेगा वायरस। जी जी, वो पूछ लेगा वायरस फंजाई किससे फैलते हैं ना, तो बैक्टीरिया से फैलते हैं। अब तक तो याद होगा भी हम सबको ना। तो कौन सा है वो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तीन तरीके, ये दो तरीके का होता है, टीबी पल्मोनरी टीबी जो लंग को इफेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ टीबी ये बीसीजी वैक्सीन आई थिंक जो 100 साल पुरानी वैक्सीन अब तक यही चलती आ रही है ना, इसके बाद कोई वैक्सीन बनी नहीं, वही चली आ रही है इसकी बीसीजी वैक्सीन। तो ये चिल्ड्रंस को बर्थ के टाइम पे दे दी जाती है। फिर एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी करके फिनोमिना न्यूज में रहता है, होता क्या जिसे हम एएमआर कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना। तो वही चीज वो क्या बेसिकली जो माइक्रोब्स है ना जो इन डिजीज को जो जो ये डिजीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब उन्होंने एक अपने अंदर एक फिनोमिना जनरेट कर लिया जिससे उन पे दवाइयों का इफेक्ट ही नहीं होता, है ना, वो ड्रग रेजिस्टेंट बन गए बेसिकली। तो वही तीन तरीके के हो चुके हैं अब तो। एक है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब जो टीबी का बेसिकली ये बैक्टीरिया है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। अब वो किन किन के रेजिस्टेंस हो चुके हैं, किन किन का उस पर असर नहीं होता, तो दो ड्रग्स है हमारे टीबी के, एक है आइसोनिजाइड और एक है राइफाम्पिसिन, जो भी इसका नाम है ना, रिफाम्पिसिन जो भी इसका नाम होगा। तो अब तक ये दो मोस्ट पावरफुल एंटी टीबी ड्रग थे, इनका भी इस पे असर नहीं होता। तो जो ये मल्टी, अगर किसी को एमडीआर टीबी होता है जिस पेशेंट को, फिर उसके ऊपर एक और लेवल का होता है, वो होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें क्या है, दैट डजंट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट 4, इसमें सिर्फ दो थे ना मेडिसिन, इसमें 4 मेडिसिन आ जाएंगे उसके, ठीक है। उन पे जो बेअसर होंगे वो होंगे हमारे ये एक्सटेंडेड वाले। फिर एक है टोटली, जिसपे तो कोई ड्रग असर नहीं करेगा, तो वो थोड़ा ये काफी लीथल होता है, इसमें फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर उसके बाद इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, पहले इंडिया का जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था ये वही जो हमें 25 तक खत्म करना है सबको ना,
जो एसडीजी टारगेट है ग्लोबली 2030 तक है, हमारा 25 तक खत्म कर दिए हमने, खत्म करने का सोचा है, ठानी है। फिर एक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें एंटायर कंट्री में हमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वगैरह को फैलाना है। टीबी में दिक्कत ये है, टीबी में ना डायग्नोस्टिक इतना उसकी जो फैसिलिटीज है वो इतनी कंट्री में है नहीं, और लोग अवेयर भी है नहीं। तो इसी कारण से फिर लेटर स्टेज में जाके पता लगता है हमारी कंट्री में जो एक प्रॉब्लम है। तो वो इसी कारण है कि उसी लिए फिर उन्होंने बोला कि भाई पूरी कंट्री में डायग्नोस्टिक सेंटर बढ़ा दो, कि ताकि डायग्नोस तो कर सके पहले, तभी तो हम उसको फिर आगे क्योर कर पाएंगे ना। तो डायग्नोस्टिक सेंटर एक बहुत क्रूशियल पार्ट है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। तो उसी के लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम था हमारा, ठीक है। अर्लियर इसको जो बोलते थे उसको गोली मारो उसको। फिर एक निक्षय पोर्टल है, निक्षय पोर्टल ये नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किस स्टेट में कहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है, कितना वहाँ पे पेशेंट है, ये सारी चीजें मॉनिटर करता है हमारा निक्षय पोर्टल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ नेशनल डाटा रिपोजिटरी, ठीक है। एक निक्षय पोषण योजना है, जैसे पोषण योजना होती है वैसे ये जो निक्षय बेसिकली जो टीबी रिलेटेड पेशेंट हैं इनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है। और वर्ल्ड बैंक ऐसे अच्छे कामों में वर्ल्ड बैंक आ ही जाता है कॉमनली, है ना। फिर एक टीबी फ्री इंडिया कैंपेन है, फिर एक पाथो डिटेक्ट किट है ना, जो पुणे बेस ने निकाली है, फर्स्ट इंडिजिनस टीबी डिटेक्शन किट है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। इसके बाद ये थोड़ा देख लीजिए मॉस्को डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था ना कुछ, अंडर टू कोलिशन, फिर तालानोवा डिक्लेरेशन, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं ना मैच द फॉलोइंग में। फिर पूछ लेंगे ओनली कितने ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री करके। तो वैसे रैंडम चीजों के लिए यार रही थोड़ा है ना। तो मॉस्को डिक्लेरेशन टीबी से रिलेटेड है, जो 2017 वाला है। इसका क्या था, टू इंक्रीज, ठीक है, मतलब याद कीजिए टीबी से रिगार्डिंग है, ठीक है, एंड करना है टीबी को 2030 तक हमें। फिर एक डब्ल्यूएचओ का जो स्ट्रेटेजी है उसमें वही है कि हमें रिड्यूस करना है टीबी का जो पेशेंट है, मतलब जितने पेशेंट है बेसिकली जितने लोगों को है टीबी, उसको 80% तक कम करना है। और जो उसके रिलेटेड डेथ है उसको 90% तक कम करना है, ये सब चीजें 2030 तक, ठीक है। फिर ठीक है, ये हैशटैग चलता रहता है जो सब चीजें। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यही सब चीजें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो माइक्रोब्स हैं जो ये सब डिजीज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, अब ये हो चुके हैं, इन्होंने एक एंटी डिफेंस मैकेनिज्म बना लिए टूवर्ड्स द ड्रग्स, ठीक है। जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में देखा एमडीआर एक्सडीआर है ना, वो सब चीजें हैं। तो एएमआर वो फिनोमिन है। अब एएमआर के रीजन देख लीजिए क्या है, कॉज ऑफ एएमआर ना। अब इसका बड़ा एक आपको कॉमन लाइफ एग्जांपल देते हैं, जैसे अब होता है ना कभी कभार क्या होता है कि किसी को बुखार होता है ना, उसको डॉक्टर 4 दवाइयां देते हैं कि भाई 4 बारी तुम्हें दवाई खानी है। वो 2 ही बारी खाता है, बोलता अब तो बुखार नहीं हो रहा, अब मैं खाऊंगा नहीं, है ना। तो या तो हम जब अपना प्रॉपर मेडिकेशन कोर्स पूरा नहीं करते ना, या फिर हम ज्यादा खा लें या कम खा लें। तो जो ये हमारी ऐसी आदतें होती है ना ह्यूमंस की, इस कारण से ये एएमआर की प्रॉब्लम पनपी है, ठीक है। क्योंकि ड्रग को अब जो माइक्रोब था वो उसने फिर स्ट्रेटेजी बना ली इसके रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर कई बार हम होता है ना, एक श्रीधर होता है दवाई खा ली फटाक से ना, तो क्या है उसको आदत पड़ जाती है कि अरे हर बारी दवाई खाता है तो ये माइक्रोब मर जाता है, अब ठीक है मैं इसके, अब माइक्रोब ने ही बेसिकली डिफेंस जनरेट कर लिया उस दवाई के अगेंस्ट ना, जिसे हम एएमआर बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में कि एएमआर के क्या क्या रीजन है, वो 3 4 उन्होंने रीजन दिए थे कुछ उस साल में 19 20 में कुछ तो क्वेश्चन आया था। तो ये रीजन है, कॉजेज देख लीजिए, वेस्ट फ्रॉम फार्म फैक्ट्री कम्युनिटीज है ना, इससे कुछ कुछ माइक्रोब फैलते रहते होंगे, पुअर हाइजीन होता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ओवर प्रिस्क्रिप्शन, कई बार दवाई हम होते हैं ना घर पे ही सब डॉक्टर बने होते हैं, तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम है। फिर प्रैक्टिस ऑफ एडिंग एंटीबायोटिक टू एलर्जिक फीड, तो ये सब मतलब बहुत वाइड कॉजेज हैं इसके, ठीक है। ये सब याद कर लीजिए। उसके बाद ठीक है, अभी रिसेंट न्यूज में क्यों था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने रिलीज किया है एक ग्लास रिपोर्ट करके रिलीज किया, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए ग्लास रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्ड में होगा, और डब्ल्यूएचओ ने किया है, ठीक है। ग्लास है कुछ ग्लास सीलिंग वगैरह मत सोच लीजिएगा ना, ऐसा कुछ भी हो तो डब्ल्यूएचओ का है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के तहत, ठीक है। फिर ये ठीक है, पहली बार इसको 2022 में लॉन्च किया गया था, डाटा ऑन एंटीबायोटिक कंजप्शन एट नेशनल लेवल करके, ठीक है। फिर पैथोजेंस कौन कौन से, इतने सारे नाम है याद तो रह नहीं पाएंगे, बस एक बार निगाह मार लीजिए। ई कोली करके एक फेमस है ना, ये इसके अंदर फेमस है। और एक सेल्मोनेला थोड़ा फेमस सा नाम है जो हम सुनते रहते हैं। फिर एक शिगेला, ये आएगा आएगा अभी न्यूज इन शॉर्ट में आएगा। तो ये 3 4 नाम थोड़े याद कर लीजिए कि अगर ये हुए तो आप वो सेलमेट तो कर सकेंगे ना। बाकी ठीक है, देख लो स्ट्रेप्टो स्ट्रुप्टो है कुछ तो, मतलब ऐसे ऐसे बड़े सारे नाम शो रहे हैं, स्ट्रेप्टो स्टेपी, है ना, ऐसे अजीब अजीब से कुछ नाम है। तो ठीक है, हो जाएगा। अब AMR क्या, AMR is the ability of a microorganism like bacteria, fungi and other some parasite to stop antimicrobial, है ना। तो मैंने बता ही दिया कि जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं इन्होंने उसको अपने खिलाफ काम करने से खत्म कर दिया, है ना। वो नाम ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसको AMR को मतलब टॉप 10, जो टॉप 10 रीजन है ना ह्यूमैनिटी को जो थ्रेट दे रहे हैं उसमें से एक रीजन AMR भी, ठीक है। इम्पैक्ट बहुत सारे इम्पैक्ट देख लीजिएगा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें इम्पैक्ट में आएंगे। फिर ग्लोबली क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, AMR के लिए 2015 एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उसमें इन्होंने बात की थी। फिर डब्ल्यूएचओ ने FAO के साथ मिलके, और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ के साथ मिलके, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक वन हेल्थ अप्रोच बात शुरू की है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एग्रीकल्चर फीड वगैरह जो था,
प्रैक्टिस ऑफ एडिंग एंटीबायोटिक टू एग्रीकल्चर फीड, तो मतलब एनिमल्स में भी जो हम फीड दे रहे हैं उससे भी कुछ ना कुछ रीजन होता होगा एमआर के पीछे। तो मैंने उनको भी लपेट लिया, एनिमल हेल्थ वालों को भी लपेट लिया इसके साथ ही, कि भैया अब हम वन हेल्थ अप्रोच को लेके चलेंगे, है ना। फूड की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, ये सब चीजों को हम साथ लेके चलेंगे टू टैकल एएमआर। फिर ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप बनाया था डब्ल्यूएचओ ने, एंड ड्रग्स फॉर निग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव, ठीक है, इन सब ने मिलकर किया था। फिर इंडिया ने क्या किया कि ये तो इंडिया की ठीक है नेशनल प्रोग्राम एएमआर कंटेनमेंट, नेशनल एक्शन प्लान, ये सब ये रेड लाइन कैंपेन है ना। ये रेड लाइन कैंपेन वही है कि ताकि जो हम बोलते हैं ना किसी भी डिस्पेंसरी की शॉप पे जाके बोलते थे हमें एंटीबायोटिक दे दो, तो वो यूं ही मुंह उठा के किसी को एंटीबायोटिक ना दे दे, ना। तो उस जो ओवर द काउंटर होते हैं ना, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम चले जाते हैं लेने के लिए दवाई, तो उसको डिस्करेज करने के लिए रेड लाइन कैंपेन था। फिर एसएसए की कुछ गाइडलाइंस थी एंटीबायोटिक्स की फूड प्रोडक्ट के चलते। फिर स्पेशल शेड्यूल H1 ड्रग्स निकाले गए थे ना, टू रेगुलेट द सेल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, ये सब चीजें थी। फिर और न्यूज में क्या था, ठीक है, डब्ल्यूएचओ रिलीज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन पाइपलाइन ऑफ वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय एएमआर बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है, डब्ल्यूएचओ कुछ कुछ कर जा रहा है ना। अब कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो अवेलेबल होंगी प्रायोरिटी बेसिस पे, है ना, तो कौन सी है, न्यूमोकोकल डिजीज के लिए, HIV, ट्यूबरक्लोसिस और थाइफाइड फीवर वाली। करंटली बीसीजी वैक्सीन डू नॉट एडुकेटली प्रोटेक्ट अगेंस्ट टीबी, ठीक है, जो ये बीसीजी क्योंकि 100 साल पुरानी हो चुकी है, मैंने बताया जब डिस्कवरी हुई थी इसकी 1990 1920 के अराउंड, तो तब की है ये बीसीजी वैक्सीन। अब ये इतनी है ही नहीं, कारगर है ही नहीं कहीं टीबी के अगेंस्ट, ठीक है। रिमेनिंग 3 वैक्सीन फिर भी इफेक्टिव है, जो हमने पढ़ा वो रिम्पेसिन, आइसोजाइड जो भी करके नाम था, ठीक है, वो सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन, हमने उस दिन एमआरएनए तो देखा था ना, जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो हमारे वो डीएनए से निकालता है मैसेंजर आरएनए, उनको फिर बड़ा था ना हमने न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म वगैरह में लेके जाता है, वो सब चीजें थी। अब ये एमआरएनए वैक्सीन होती क्या है, देखिए मैं आपको बताया था। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी जैसे मान लीजिए जिस भी वायरस से डिजीज हो रहा है, मान लीजिए, है ना, किसी वायरस से डिजीज हो रहा है, तो उस वायरस का ना हम एमआरएनए निकाल लेते हैं, ठीक है, उस वायरस का हम एमआरएनए निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये मैंने लिख रखा है, ये पूरा स्टेप वाइज पढ़ेगा, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है लेकिन समझ लीजिए एक बार स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, हम एमआरएनए निकालेंगे एंटीजन का, जो कि इस केस में मान लीजिए हमारा होगा वायरस, ठीक है, जो भी वायरस डिजीज कोज कर रहा है उसका हमने एमआरएनए निकाल लिया। अब उस एमआरएनए को हम डालेंगे सेल के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको डालेंगे सेल के अंदर। जो डीएनए वैक्सीन होता है ना, उसके लिए हमें डालना पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन को हमें डालना पड़ता है सिंपल सेल के अंदर, डीएनए के तक घुसने की बात नहीं जाती। फिर जैसे ही एमआरएनए हमारे सेल के अंदर जाएगा, अब एमआरएनए का काम क्या था, उसके अंदर मैसेज है ना, वो प्रोटीन बनाएगा अंदर जाके। तो जैसे ही एमआरएनए सेल के अंदर जाएगा, वो प्रोटीन बनाने शुरू कर देगा उसी वायरस के, जो एंटीजन का वायरस है बेसिकली, ठीक है ना, जो वायरस डिजीज कोज कर रहा है उसी के प्रोटीन बनाने शुरू कर देगा। लेकिन ये थोड़े वीकन सेंस के होंगे, थोड़े वीक होंगे एज कम्पेयर टू लाइव वायरस के, है ना। तो जब ये प्रोटीन बनेंगे हमारे सेल के अंदर उस वायरस के, तो हमारा जो सेल है वो सेल इसको डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये प्रोटीन बन रहा है कुछ तो एंटीजन का, इसको खत्म करना है मेरे को, ठीक है। तो सेल का बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा खुद से ही, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कि हम एमआरएनए वैक्सीन में कर क्या रहे हैं, हम एमआरएनए एक्सट्रैक्ट करके उस एंटीजन का हमारे ह्यूमन सेल के अंदर डाल रहे हैं। फिर ह्यूमन सेल के अंदर जैसे ही वो प्रोटीन बनाता है ना एमआरएनए जाके, तो हमारा सेल उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है। हाँ ठीक है, थैंक यू, समझ आ रहा है ना। तो अब ये क्या था, इसमें क्या था, हमें एक एक लेवल पे जाके आरएनए आरएनए डालना पड़ता था, एमआरएनए एमआरएनए एमआरएनए। अब हमने क्या कर दिया, अब उसमें ना हम ऐसी कोडिंग कर देते हैं एमआरएनए की, ऐसी जीन एडिटिंग कर देते हैं कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब अगर आप एक बार ही डालेंगे ना सेल के अंदर, तो वो खूब सारे एमआरएनए खूब सारे सेल्स के अंदर बन जाएंगे। तो एक ही टाइम पे खूब सारे सेल्स के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन। मैंने जो आपको फिनोमिना समझाया वो था एमआरएनए वैक्सीन का। अब इसमें क्या था, एक सेल के अंदर घुसाते थे, फिर वो एक सेल दूसरे सेल को सिखाता था, फिर तीसरे सेल को सिखाता था, चौथे को, ऐसे सोन सोन करके। हमने क्या किया, उस एमआरएनए की ऐसी कोडिंग कर दी कि भाई वो खुद ही सेल्फ एम्पलीफाइंग हो जाएगा अंदर जाके। वो सभी सेल्स के अंदर चला जाएगा एक टाइम पे, मल्टीपल सेल्स के अंदर। फिर मतलब वो चेन रिएक्शन थोड़े बड़े लेवल पे हो जाएगा, और जल्दी हील कर जाएगा बॉडी हमारा, है ना। तो बस वही था सेल्फ एम्पलीफाइंग वाला है, ठीक है। तो मेजर मेजर तो यही है, ये सेल्फ एम्पलीफाइंग था क्या। अब थोड़े एडवांटेज देख लेते हैं, जो एमआरएनए वैक्सीन के एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा तो क्या है, इजियर है, सेफर टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेफर क्यों है बताऊंगा आपको। देखो सेफर क्यों है ना, क्योंकि जो डीएनए वैक्सीन है ना, डीएनए वैक्सीन के अंदर क्या है, हमने वायरस का डीएनए लिया। उस वायरस के डीएनए को जब हम हमारे न्यूक्लियस के अंदर घुसाएंगे ना, ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर घुसाएंगे, तो हो सकता है वो हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर दे, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब वो अलग ही कोई बीमारी पड़ सकती है उसके अंदर। तो इसी के चलते बोलते हैं कि एमआरएनए फिर भी भाई सेफर है एज कम्पेयर टू डीएनए वैक्सीन की अगर बात करें।
डीएनए वैक्सीन के कुछ अलग फायदे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें एमआरएनए वैक्सीन का है कि इसके लिए हमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही भेजना पड़ता है उसको। सॉरी नोट, हाँ सॉरी, नोट गोज इनसाइड न्यूक्लियस, सिंपल हम सेल के अंदर भेज देंगे। देखिए ये आपका सेल है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, डीएनए वैक्सीन इसके अंदर घुसते हैं, लेकिन एमआरएनए वैक्सीन सिर्फ इसी पार्ट में जो साइटोप्लाज्म है यही यही घूमेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए एमआरएनए वैक्सीन डज नॉट गोज इन साइड टू न्यूक्लियस। तो फिर जीनोम मॉडिफिकेशन में कोई चांस ऐसे बचता नहीं है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करना इजी है, ये सब चीजें। फिर ठीक है, हाँ ठीक है। और इसके अब चैलेंजेस क्या है ना, चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको ना आपको बहुत बहुत लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है, क्योंकि आपको एमआरएनए को प्रिजर्व करके रखना है ना, इतनी इतनी डेलिकेट चीज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है। अब वही रेफ्रिजरेशन फिर चैलेंजिंग होता है डिलीवरी करने में, उसके आगे तक एंड एंड कस्टमर तक पहुंचाने में ना, या हिली एरियाज में पहुंचाने के लिए, वो सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें होती हैं इसके लिए। फिर उसके बाद ठीक है, लेकिन उसके लिए अब करते क्या है ना, कैन बी एलिमिनेटेड बाय, ठीक है, नेट कम्युनिटी, हाँ। एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जो एमआरएनए वैक्सीन है ना, अब देखिए मैंने बताया ना ये बहुत ही वीक फॉर्म में होता है बेसिकली वायरस, है ना, ऐसा मान लीजिए बहुत ही वीक फॉर्म में वायरस डाला। तो कभी कभार ऐसा होता है जैसे हम एमआरएनए को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जो बॉडी का एक होता है ना, जो बॉडी का इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ा था, जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ होती है, तो कभी कभार हमारी इनेट इम्यूनिटी ही इस एमआरएनए को एलिमिनेट कर देती है, वो सेल तक पहुंचने नहीं देती, मतलब समझ रहे हो, उसको डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होने नहीं देती, वो पहले ही उसको मार देती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है एमआरएनए वैक्सीन का, इसलिए हमें ज्यादा सारे देने पड़ते थे। तभी उसी को खत्म करने के लिए फिर हम सेल्फ एम्पलीफाइंग वाला लेके आए हैं, कि भाई एक आधा डालते थे, वो तो हमारी इनेट इम्यूनिटी कभी कभी खत्म कर देती थी, तो इससे अच्छा है कि हम बहुत सारी प्रोड्यूस कर दे बॉडी के अंदर जाके, तो वो सेल्फ एम्पलीफाइंग वाला फीचर आ गया, ठीक है। अब इतना डिटेल में था, बाकी सब ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे आप। अनलाइक फिर एमआरएनए वैक्सीन होती क्या है, नॉर्मल पढ़ा इंग्लिश पढ़ने वाली बातें अब तो। अनलाइक कन्वेंशनल वैक्सीन वीकन फॉर्म वायरस डालते हैं, आरएनए वैक्सीन में क्या करते हैं हम, आरएनए वैक्सीन में वायरस का खुद का ही जीन डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, आरएनए खुद ही का डाल देते हैं टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। फिर कन्वेंशनल एमआरएनए वैक्सीन क्या, जैसे कौन कौन सी है, फाइजर की, मॉडर्ना की ना, ये यूज करते हैं एमआरएनए, ठीक है। फिर वो तो आपको पता ही है कि जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी ये आरएनए वैक्सीन चलती थी ना, जो उसका जो एमआरएनए था जो स्पाइक्स बनाता था, कोविड के स्पाइक्स होते थे ना ऐसे करके, है ना, तो कोविड का कुछ तो मटेरियल होगा जो उसको बोलता होगा भाई स्पाइक्स बना अपने राउंड। तो हमने स्पाइक्स वाली इन्फॉर्मेशन को ही इसके अंदर मैसेज डाल के डाल दिया हमारे सेल के अंदर, कि जहां पे तेरे को स्पाइक्स दिखेंगे वहां पे टैग करके उसको खत्म कर देना कोविड के सेल को, ठीक है। तो वो सब चीजें थी कि एमआरएनए वैक्सीन टीची सेल हाउ टू मेक कॉपीज ऑफ स्पाइक प्रोटीन, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कोविड के स्पाइक होते थे, ये जो मैसेज था हमने यही मैसेज डाल दिया ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। तो वो सब चीजें थी, ठीक है। फिर ये सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन क्या है, ये इंप्रूव करती है ट्रेडिशनल एमआरएनए, जो हम नॉर्मल एमआरएनए पढ़ते थे उससे ज्यादा, कैसे है कि ये एनकोड करती है 4 एक्स्ट्रा प्रोटीन को, मतलब बेसिकली यही है कि मल्टीपल आरएनए को बना देती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, दैट्स इट, है ना, और कुछ इतना खास है नहीं। फिर डीएनए आरएनए वैक्सीन, ये एग्जांपल मैंने आगे इसका डिफरेंस बता दूंगा आपको अच्छे से क्या होता है ना, बेसिक बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। कि देखिए एमआरएनए वैक्सीन में हम आरएनए पार्ट यूज करते हैं, डीएनए वैक्सीन में हम डीएनए पार्ट यूज करते हैं एंटीजन का, ठीक है। ये किसी को दिक्कत हो नहीं आ रहा है समझने में ये, क्योंकि मतलब मैंने समझा दी है, सिर्फ इंग्लिश है क्योंकि अभी ये, अगर है तो बता दीजिए, मैं समझा दूंगा, किसी को समझ नहीं है एमआरएनए वैक्सीन। अभी तक हाँ तो जी, आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं है ना तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा बंद करके अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में सम अप भी कर दूंगा वैसे एक बार, ठीक है। अब डीएनए वैक्सीन की बात करें, डीएनए वैक्सीन में करते हैं, डीएनए वैक्सीन में हम उसका डीएनए पार्ट यूज करते हैं एंटीजन का, एंटीजन आप बेसिकली एंटीजन को ना वायरस मान के चलिए, कोविड का वायरस मान के चलिए, ठीक है, यही इसी को एग्जांपल लेके चलिए। एक इसका था, अब इसमें हमने इसका डीएनए उठा के डीएनए में डाल दिया, ह्यूमन डीएनए में डाल दिया। तो वो सब चीजें रहती हैं। एमआरएनए वैक्सीन में आरएनए लेवल पे गेम चलती है, डीएनए में डीएनए लेवल पे गेम चलती है, ठीक है। तो फिर वही सब चीजें कि फिर डीएनए को इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसको मसल में इंजेक्ट करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिफरेंस है कि जो डीएनए वैक्सीन है दिस इज मोर स्टेबल देन आरएनए वैक्सीन, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन अनलाइक आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन है पोटेंशियल टू इंटीग्रेट इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट कौन है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी। मैंने बताया था ना कि अगर हम डीएनए वैक्सीन डालेंगे तो हो सकता है हमारे डीएनए में जीनोम मॉडिफिकेशन भी हो जाए, तो ये एक थ्रेट रहता है बॉडी को डीएनए वैक्सीन से, जो आरएनए वैक्सीन में ये थ्रेट नहीं रहता। बस इसी पे क्वेश्चन आएगा, डीएनए वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसी के राउंड क्वेश्चन आएगा अगर आएगा। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर ये वन हेल्थ वाला सिस्टम है, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं वन हेल्थ वाला। वन हेल्थ में क्या है, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये जो ग्लोबल है, एफएओ, यूनेप, डब्ल्यूएचओ और ये वर्ल्ड हेल्थ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलके एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन निकाला, ठीक है। वन हेल्थ क्या बेसिकली बोलते हैं, ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ,
इन तीनों के हेल्थ को हमें एक ही टाइम पे एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके किसी डिजीज या जो भी हम बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह की, तभी वो सब जाके होगा, है ना। ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ये पॉपुलेशन मूवमेंट की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स दे रखी है, इन सब का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते फिर ये चार बॉडीज थी ग्लोबल लेवल पे, इन्होंने मिलकर अपना ये ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन निकाला है 2022 से 26 तक का। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ये है, मिटिगेट करेगा हेल्थ चैलेंज जो भी ग्लोबल रीजनल कंट्री लेवल पे चाहते हैं ना, ये सब चीजें। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनिशिएटिव कौन कौन से हैं इसी के चलते, ये जो वन हेल्थ की बात करें, तो पहला तो है ये प्लान्सबर्ग रेजोल्यूशन, जो 2001 का था। ये किसके लिए था? फॉर डोनर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू कंसीडर पोटेंशियल वाइल्ड लाइफ हेल्थ इम्पैक्ट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, इसके वाइल्ड लाइफ हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फिर ऐसे वन वर्ल्ड वन हेल्थ है करके है, ठीक है, 2007 में था, ये किसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने इसको लॉन्च किया था। इसके कुछ 12 रिकमेंडेशन है जिन्हें मैनहट्टन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो जैसे मॉस्को डिक्लेरेशन पढ़ा था हमने टीबी के लिए, वैसे ये प्लान्सबर्ग रेजोल्यूशन है हमारा ये वन हेल्थ के लिए। सिमिलरली मैनहट्टन प्रिंसिपल्स भी अगर आ जाए तो वो भी इसी के चलते ही है, टू प्रिवेंट एपिडेमिक डिजीजेज मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। तो इकोसिस्टम और ये जो डिजीज फैलती हैं इसके चलते हैं। ठीक है, फिर नेशनल फ्रेमवर्क वन है 2021 एफएओ की कुछ गाइडलाइंस, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि जो वन हेल्थ सोशल यूनिट, ये स्पोर्ट यूनिट, इनको कौन करेगा सपोर्ट करेगा, एनिमल हस्बेंड्री करेगा इसको सपोर्ट, अगर हम इंडिया के स्टेप्स की बात करें। उसके बाद फिर ठीक है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन वेलबींग है, जिसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर के जो साइंटिफिक ये कौन से हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, पीएमसीटीएक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसने ये वाला मिशन लॉन्च किया था, थोड़ा देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी वाले, लेकिन ये पीएम की साइंटिफिक वालों ने किया था। फिर एक वन हेल्थ प्रोजेक्ट है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि मिनिस्ट्री गलती देता है यूपीएससी अपने ऑप्शन में, तो वही वाला है, वो मिनिस्ट्री अगर ये डालेगा भी तो वो यही डालेगा कुछ, ये एनिमल वाली डाल देगा कुछ तो, है ना, या इन्वायरमेंट वाली डाल देगा मिनिस्ट्री, तो वो गलती होगी इनकी। फिर वन हेल्थ प्रोजेक्ट की बात करें तो वन हेल्थ प्रोजेक्ट किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, टू कैरी आउट सर्वेलेंस ऑफ जूनोटिक डिजीज, ये सब चीजें करके। ठीक है, ओके, अच्छा, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया इतना घुस के नीचे। ठीक है, ये डिफरेंस बताया तो आपको ना, एक बार इसको देख लीजिए, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको, अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप देख लीजिए। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये नीचे चला गया ना, मैंने सेव तो ऊपर किया था लेकिन नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो एमआरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन पॉज करके भी देख सकते हैं आप आराम से जब वीडियो देखेंगे, है ना, लेकिन अभी सिर्फ देख लीजिए। एमआरएनए वैक्सीन में हम क्या यूज करते हैं? एमआरएनए यूज करते हैं उसका। डीएनए वैक्सीन में उसका डीएनए यूज करते हैं। हाउ इट वर्क्स, अब ठीक है, ये वर्क मैंने आपको समझा दिया, वर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये भी इतना भी जाने की जरूरत नहीं है कि लिपिड नैनो पार्टिकल किस में देते हैं, बस ये देख लीजिए, इसमें कुछ प्लाज्मिड वर्ड है डीएनए में, ये बस इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड वर्ड डीएनए में, और इसमें एक लिपिड वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिपिड इसीलिए लिपिड में डालते हैं, जो मैंने बताया था ना कि हमारी बॉडी का इनेट इम्यूनिटी खत्म कर देता है उसको, है ना, तो इसलिए हम उसको लिपिड नैनो पार्टिकल में रैप करके अंदर डालते हैं कि ताकि इनेट इम्यूनिटी खत्म ना कर दे उसको। दैट्स इट, इतना ही बस याद कीजिए। स्टेबिलिटी देखा था, ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। साइज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इसमें स्मॉलर है, इसमें लार्जर, ऑब्वियस बात है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है तो वो लार्जर होगा। ठीक है, बाकी इतना फिर ठीक है, इसका डेवलपमेंट टाइम है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आरएनए वैक्सीन का, ये जल्दी बन जाता है, क्विक टू डेवलपमेंट प्रोड्यूस है। ठीक है, फटाक से आरएनए निकालते हैं, फटाक से ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं, लेकिन डीएनए वैक्सीन का क्या, टेक लॉन्गेस्ट टाइम टू डेवलप। अब जब कोविड का टाइम चल रहा है, इतने लोगों को इतना फर्टिलिटी रेट हो रहा है, अब हम ये तो है नहीं कि टाइम लेके वैक्सीन बनाते रहेंगे ना, तो सबसे पहले एमआरएनए वैक्सीन ही आई थी कि फटाक से कोविड का आरएनए निकालो जो स्पाइक प्रोटीन बना रहा है उसके अंदर, उसका मैसेज डालो ह्यूमन सेल के अंदर, इम्यूनिटी डेवलप करो ह्यूमन सेल के अंदर और खत्म करो उसको सेल को। ठीक है, तो इसी के चलते एमआरएनए वैक्सीन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब समझ आ गया जिसको समझ थोड़ा दिक्कत आ रही थी उस समय समझने में, जो थोड़े ऐसे एप्रीहेंशन से बोल रहे थे कि ठीक है अब तक समझ आ गया, अब थोड़ा इजी हो गया होगा शायद उनके लिए ना, वरना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, फिर ये मैंने क्या सेव कर रखा है। ठीक है, अच्छा, ये भी ठीक है, थोड़ा मैंने डिटेल में सेव किया था, इसकी नीड नहीं है ना, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये डीएनए वैक्सीन से मैंने कुछ थोड़ा इसका एडिशनल सेव किया था, किस किस वैक्सीन में यूज होता है, तो ठीक है, इसको बस पॉज करके देख लीजिएगा ना आप। वही मैंने बताया था ना, डीएनए वैक्सीन बेसिकली प्लाज्मिड से कुछ रिलेटेड है, अगर प्लाज्मिड वर्ड आ जाए ना तो वो डीएनए वैक्सीन की बात कर रहा होगा, लिपिड नैनो पार्टिकल आ जाए तो वो आरएनए वैक्सीन की बात कर रहा है, प्लाज्मिड वर्ड आ जाए तो वो डीएनए वैक्सीन की बात करे, इतना बस आप याद कीजिए। ठीक है, फिर वही सब चीजें एंड में काम सभी का वही है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते, ट्रिगर करते इम्यून सिस्टम को ना, कि देखो कोई एंटीजन आ गया, अब इसके खिलाफ प्रोटीन वोटीन बना के खत्म करे इसको। लेकिन अब ये देख लीजिए, सेवरल, एक मिनट, सेवरल डीएनए वैक्सीन दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड, कौन कौन सी अब तक डीएनए वैक्सीन किस किस डिजीज के लिए आ चुकी हैं, तो जाइका वायरस की बात करें, एचआईवी की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, एज वेल एज कैंसर, तो इनकी जो जो वैक्सीन आई है ना वो डीएनए बेस्ड वैक्सीन ही होती है। ठीक है, वो सब चीजें हैं।
एंड हाउएवर टू अ डेट ओनली, अगर हम कोविड की बात करें तो कुछ ही डीएनए वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुई हैं हमारी कोविड के चलते। ठीक है, वो फिर डिफरेंस बता दूंगा कौन कौन सी है। ठीक है, बस इतना ही था, है ना। अब आगे चलते हैं, वैक्सीन काफी हो गया। ठीक है, वैक्सीन लगता है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ठीक है बाद में करेंगे वैक्सीन वाला पार्ट ना, पहले ये कवर कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज थी, ये फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट निकाली है भाई डब्ल्यूएचओ ने कुछ करके। इसमें अजीब अजीब तरह के नाम है, याद कभी होंगे नहीं, लेकिन एक बार बस देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देख ली टाइप ऑफ पैथोजन, स्टैटिक की बात करें, टाइप ऑफ पैथोजन कौन कौन से थे। लिविंग की बात करें तो पैरासाइट्स लिविंग होते हैं। पैरासाइट कौन सी, नहीं वो तो सॉरी प्रोटोज होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज करते हैं, अच्छा दे ही रखा है मैंने, सॉरी मलेरिया है ना। तो मलेरिया कौन करते हैं, प्रोटोजोआ करते हैं। फंगाई, फंगाई कौन सी करते हैं, एथलीट फुट डिजीज है वो फंगाई करते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो लेप्रोसिस सुना होगा आपने डिजीज ना, वो प्रोकैरियोट्स करते हैं। और ये चारों ही पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, ये सब लिविंग होते हैं। ठीक है, सेलुलर लिविंग। ए सेलुलर की बात करें तो वायरस, अब वायरस का पता ही है हमें, एड्स करता है और कोविड भी इसी का एग्जांपल था ना, वायरस ही करता है उसको, तो ये सब चीजें। ठीक है, फंगल पैथोजन कौन से हैं? ये मेजर थ्रेट है भाई पब्लिक हेल्थ को, क्योंकि अब ये इनमें क्या क्या बेसिकली इसमें लैक है रैपिड एंड सेंसिटिव, हमारे पास डायग्नोस्टिक अवेलेबल नहीं है बेसिकली फंगल डिजीज के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने भाई कुछ प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट निकाल दी कि इनको तो प्रायोरिटी लेवल पर डायग्नोस्टिक इनका डेवलप कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो वो उसी के चलते फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट निकाल दी उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो जब आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने एमआरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन और जो ट्रेडिशनल वैक्सीन होती है ना, इनका मैंने डाल दिया था। ठीक है, डिफरेंस अब देख लीजिए, ये सब पढ़ लिया आपने, प्लाज्मिड डीएनए ये सब चीजें। ठीक है, ये फास्ट होती है, रिलेटिवली फास्ट है, ये स्लोवर है। ये असर की बात है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल फास्ट है, ये थोड़ी सी पढ़ी था हमने डीएनए आरएनए वाली बात, तो ये तो बिल्कुल ही स्लोवर है। ठीक है, फिर ठीक है, स्टेबिलिटी देख लीजिए, अल्ट्रा क्लोज स्टोरेज चाहिए उसको, एक रेफ्रिजरेशन चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पे भी चल जाती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा पोज करके ना अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें जो फंगल वाला कर रहे थे। ठीक है, अब तक इन्होंने क्या किया, फिर ओनली 4 क्लास ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन। ठीक है, जो करंटली अवेलेबल है। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फंगल वंगल में इतना वो कुछ नहीं पूछने वाला है ना। बस याद कर लीजिए कि अब तक सिर्फ 4 ही मेडिसिन अवेलेबल है। एजोल्स अगर वो पूछ लेना कि एजोल्स, pyrimidine, पोलिन्स, सीनी न्यूज इज रिलेटेड टू, तो वो एंटी फंगल मेडिसिन है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है रैंडम सा ना कुछ भी। तो बस इसका नाम देख लीजिए, कुछ अजीब अजीब से नाम अगर आए, एजोल्स, pyrimidine, पोलिन, सीनी न्यूज, एंटी फंगल मेडिसिन, दैट्स इट। फिर उसके बाद ठीक है, अबाउट ये फंगल जो प्रायोरिटी लिस्ट इन्होंने निकाली, तो इसके अंदर इन्होंने 19 फंगी फंगी को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया क्रिटिकल, हाई, मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में। ठीक है, तो ये लिस्ट है, इसमें बहुत अजीब अजीब नाम है, याद मुझे लगता नहीं हो पाएंगे देख लीजिए एक बार इनको, है ना। इनको तो कोई याद करने का निमोनिक भी नहीं बन सकता। कुछ फेमस फेमस नाम है, अगर आपको लग रहा हो कि अब जिनसे फेमिलियर है उनको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ये डब्ल्यू की थी, इसका हमें कोई इतना नीड है नहीं, R&D पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के लिए काम होगा ना। ये थोड़ा देख लीजिए, कैंडिडा, कैंडिडा वर्ड है कुछ, ये रिपीट हो रहा है कैंडिडा कैंडिडा वर्ड ना बार बार। तो ये कुछ फंगस से रिगार्डिंग है। ठीक है, अगर वो पूछ लेना, ये सीन इन न्यूज ऐसे करके, तो ये थोड़े साइंटिफिक नेम, आई थिंक कोई मुझे पूछ रहे थे कि साइंटिफिक नेम सबके याद करने की जरूरत होती है कि नहीं। तो ठीक है, अगर ये बहुत कुछ कॉमनली ऑब्जर्व हो ही रहे कि भाई कैंडिडा कैंडिडा हर एक में ही आ रहा है ना, कि ये फंगल पैथोजन लिस्ट है, तो थोड़ा सा बस इसको पिंच ऑफ सोल्ट के साथ थोड़ा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर फूड सेफ्टी की बात करते हैं, ये एफएसएसआई ने कोई ये सेफ्टी, फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला होगा, इसको ये एनुअली रिलीज करता रहता है 2018-19 से। ठीक है, पैरामीटर कौन कौन से हैं, कंज्यूमर इंपावरमेंट है, ट्रेनिंग कैपेसिटी, फूड टेस्टिंग, कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्स। सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, कंप्लायंस को सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये किसकी फोटो मैंने डाल रखी है, एक मिनट, ये फोटोज ना एक्चुअली मैंने डाली थी जहां जहां पे टॉपिक है, लेकिन ये सब मिसमैच हो चुके हैं, देखिए तो उल्टी डल गई है, फोटो ही उल्टी डल गई है। एक मिनट, इसको मैं सीधी कर देता हूँ। ठीक है, ये फोटो बाद में पढ़ लेंगे, स्टैटिक का ही पार्ट है ये, इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्चुअली अभी फंगी वाला पार्ट था ना, तो इसलिए मैंने डाली थी ये फंगी वाले पार्ट कारण। तो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि फंगी वाला पार्ट अभी क्या उसके साथ का स्टैटिक है। ये 5 किंगडम है ना स्टैटिक की, जो हम बात करते हैं, 5 किंगडम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा। आई मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो रहा होगा लेक्चर ना आपके लिए, लेकिन क्या करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट भी ना बायोलॉजी में पूछता रहता है, वो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। तो बोरिंग लगे तो ठीक है, कोई ना, इसको डब स्पीड इंक्रीज करके बाद में सुन लीजिएगा, तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, कुछ कुछ है। ठीक है, देख लीजिए ये सेल टाइप कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। बस ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये सारे यूकैरियोटिक है एक्सेप्ट मोनेरा। फिर सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का आया था।
ठीक है ना, उन्होंने प्लांट और एनिमल में पूछा था, तो एनिमल में तो नहीं होती है भाई, प्लांट में होती है और सेलुलोज की होती है बनी हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अगर बोरिंग मत समझेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर चीटिन की होती है, फंजाई की बात करें, प्रोटिस्टा में किसी में होती है, किसी में नहीं होती। फिर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो एब्सेंट, प्रेजेंट, 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 तो बेसिकली मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में थ्रू आउट प्रेजेंट है। फिर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर, सेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर होगी, फंजाई से देखिए मल्टी सेलुलर शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर। फिर ये प्लांट के तो ठीक है टिश्यू ऑर्गन, और हमारे भी टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से बॉडी बनती है, वो सब चीजें। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखिए जो मोनेरा है वो ऑटोट्रोफिक भी है और हेट्रोट्रोफिक भी है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक की बात करें तो कीमोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और हेटेरोट्रोफिक बात करें तो पैरासाइटिक रहती है, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक है, फंगाई हेटेरोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बता दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं छोटा, वापस बढ़ते हैं हमारे एफएसएससी की रिपोर्ट की तरफ ही, ठीक है। अब ये वही रिसेंट सी रिपोर्ट है, इंडेक्स निकाला था एफएसआई ने जो हम बात करे थे ऊपर, ये वाला एनुअली निकालता है, 18-19 से निकाल रहे हैं। इधर रैंकिंग कर दी, लार्ज स्टेट की बात करें तमिलनाडु फर्स्ट पे है, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस देख लीजिए, गोवा, छोटे स्टेटों में गोवा है, यूटीज में जम्मू कश्मीर है। जनरली चंडीगढ़, दिल्ली आगे रहते हैं ऐसे इंडेक्स में, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है। अब एफएसएससी की बात कर लेते हैं, यूपीएससी ने इस पॉलिटी क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का था ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का है। ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स वही सब, ये फूड स्टैंडर्ड्स वगैरह को नाम ही बता रहा है, वो सब उनको ले डाउन करता है। कौन सा एक्ट है, 2006 का एक्ट है जो उसको गवर्न करता है। फिर ठीक है, इसके मैंडेट क्या है, मैकेनिज्म, गाइडलाइंस, एक्रीडेशन, सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए ले डाउन करना, साइंटिफिक एडवाइस देना, टेक्निकल सपोर्ट देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, कलेक्ट करता रहता है डाटा फूड कंजम्पशन का ना, और फिर उसी के तहत ये चलाता रहता है, जो भी हमारे फिट इंडिया कैंपेन चला दिया है ना, एक वो रूको करके चलाया था, रीयूज जो कुकिंग ऑयल करके था ना, तो ऐसे इनिशिएटिव फिर ही चलाता रहता है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करता रहता है लगातार। फिर नेक्स्ट राइस फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है हमारे देश में, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है ना, तो इसके चलते एक ही बनता है, फोर्टिफिकेशन करना, फूड फोर्टिफिकेशन करना, है ना। एक होता है फूड फोर्टिफिकेशन, एक है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या है कि हम उसमें कुछ एडिटिंग ही कर देंगे, जेनेटिक एडिटिंग कर देंगे, कि जो प्लांट स्पीशीज है उसमें जब वो उग के आए तभी उसमें वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हो। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, फूड हमारे पास था, राइस था, हमने उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नली ऐड कर दिया, कुछ पाउडर ऐड कर दिया, कुछ लिक्विड ऐड कर दिया, ऐसी चीजें ऐड कर दी, ठीक है। तो वो है फूड फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में हम उसको बायोलॉजिकल लेवल पे फोर्टिफाई कर देते हैं। आई होप मैंने ठीक बताया, शायद है ना, गलत तो नहीं है इसके अंदर कुछ, मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ठीक ही आई थिंक यही होता है, हाँ। फूड फोर्टिफिकेशन में बाहर से ऐड करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन में बायोलॉजिकल लेवल पे एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली क्या किया था भाई, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने कुछ एसओपीज डेवलप किए हैं राइस फोर्टिफिकेशन के चलते, है ना। ये ना हो ना, कुछ स्टेट ज्यादा फोलिक एसिड दे रहे हैं, कुछ स्टेट कम फोलिक एसिड दे रहे हैं अपने मिड डे मील स्कीम या पोषण अभियान के चलते, तो इन्होंने कुछ एसओपीज बना दिए उसके चलते, ठीक है। अब इन्होंने, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मिल्ड राइस विद फोर्टिफाइड राइस कर्नल ब्लेंडेड, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया है ना, इतने में जाने की जरूरत नहीं है एसओपीज में। बस इतने के एसओपीज बना दिए, ठीक है। अब फोर्टिफाइड है तो इसके लिए इन्होंने ये एफ प्लस वाला बना दिया, है ना। ये एफ प्लस वाला इनके लिए लोगो, आई थिंक मैंने ऊपर वो आयुष वाले में तो नहीं बता दिया प्लस एफ लोगो, आई थिंक मैंने वहां पर भी प्लस एफ लोगो बता दिया ना। तो ठीक है, वो फोर्टिफाइड फूड के लिए होता है ना, ये जो प्लस एफ लोगो है, अगर मैंने वहां पे गलती से बोल दिया हो। ठीक है, तो जो फोर्टिफाइड फूड होगा उसके लिए प्लस लोगो है। अब इसमें क्या होगा, इसका टैगलाइन है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ये इस करके लोगो के अंडर होगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर ये ठीक है, पैकेजिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड, ये सब चीजें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वही मैंने बताया था कि हम एक्सटर्नली ऐड करेंगे, जैसे चावल की बोरी में कुछ पाउडर ऐड कर दिया, जिससे फोलिक एसिड चला जाएगा खाने के अंदर ना, तो वो सब चीजें रहती है। रेगुलेट कौन करता है, यही एफएसएसए रेगुलेट करेगा इसको, ठीक है। 2011 के रेगुलेशन है फोर्टिफाइड फूड के लेके चलते। इन इंडिया व्हीट फ्लोर एंड राइस आर फोर्टिफाइड विद, अब देखो व्हीट फ्लोर इनको किस किस से करते हैं, तो आयरन से करते हैं, विटामिन बी 12 से करते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। फिर मिल्क एडिबल ऑयल को भी हम करते हैं, इसको किससे करते हैं, विटामिन ए से, डी से, डबल फोर्टिफाइड सोल्ट एंड, ये मतलब ये सब चीजें, ठीक है, किस किस से हम करते हैं। तो वही है, सोल्ट को किस किस से फोर्टिफाई करते हैं, आयरन और आयोडीन और आयरन से करते हैं सोल्ट को। मिल्क एंड एडिबल ऑयल को करते हैं विटामिन ए और विटामिन डी से। फ्लोर और राइस को करते हैं आयरन, बी 12 और फोलिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन चीजों की अलग अलग बता रखा है उन्होंने एक ही लाइन में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट बारी, व्हीट फ्लोर राइस के लिए है आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड, इनसे फोर्टिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्क और एडिबल ऑयल की, इनको हम फोर्टिफाई करते हैं विटामिन ए और डी से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो डबल फोर्टिफाइड सोल्ट सोल्ट है, इसको हम फोर्टिफाई करते हैं आयोडीन और आयरन से।
ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मिल्क में क्या क्या डालते हैं, मिल्क में वो डाल देगा B12 डाल देगा मिल्क में, तो वो नहीं डालते, विटामिन ए और डी ही डालते हैं, ठीक है। एलिवेशन में आपको हेल्प होगा। फूड फोर्टिफिकेशन विद आयरन शेल कैरी या वार्निंग स्टेटमेंट फॉर पीपल विद थैलेसीमिया, ठीक है भाई, जिनको थैलेसीमिया उनके लिए कुछ नोटिफिकेशन क्वेश्चन देना चाहिए। अब राइस फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जो थोड़ा और डिटेल में बात कर रहे हैं, कि इन्होंने बोल दिया कि मैंडेटरी माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन सा है, ये हमने पढ़े ऊपर ना, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये हमने ऊपर पढ़े ना, ये तीनों, आयरन, B12 और फोलिक एसिड, तो ये तो मैंडेटरी है डालने डालने। फिर ऑप्शनल कौन कौन से ऑप्शन है, जिंक, विटामिन, ये देख लीजिए, मैंडेटरी पे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अगर पूछता है, बहुत कम चांस है पूछे, लेकिन पूछेगा तो याद कर लीजिए। बस मैंडेटरी में तीन ही है, तो उसके अलावा कोई भी हो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जिंक, विटामिन, B12, ये सब याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। बस ये तीन याद कर लीजिए, इजी है याद करने। अब तक तो याद हो भी गए होंगे आई होप। फिर ठीक है, 2018 के रेगुलेशन थे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर ठीक है, ये फिर वही आयरन, फोलिक एसिड, B12 की बात करता रहेगा, जब तक आपको याद नहीं होगा ना तब तक विजन आपको बताता रहेगा कि भाई याद कर ले। फिर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी ऐड करने के लिए, एक है डस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक है कोटिंग एंड एक्सट्रूजन। वही मैंने बताया ना कि एक्सटर्नली ऐड करेंगे, तो वो डस्टिंग से ऐड कर देंगे, ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज करेंगे, वो सब चीजें गोली मारी इन चीजों पे ना, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये डस्टिंग और कोटिंग एंड एक्सट्रूजन अगर आ जाए, सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो ये फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे उन्होंने आई थिंक पूछा था ना, एक वर्ड था पायरोलिसिस, पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, कि पायरोलिसिस सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो वो था वेस्ट टू एनर्जी के लिए। तो ऐसे वो सिंपली पूछ देगा कोटिंग एंड एक्सट्रूजन इज रिलेटेड टू, तो वो फोर्टिफिकेशन, बस इतना ही पता होना चाहिए, डीप में जाने का कोई मतलब नहीं। फिर बेनिफिट्स, ठीक है, बता दिए, कॉम्बेटिंग मेल न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिंग ये गोइटर वगैरह, अगर हम बात करें आयोडीन वगैरह की बात करें ना, गोइटर को प्रिवेंट करेगा और फीटल एंड न्यूनेटल हेल्थ को अच्छे से करेगा। फिर हम बात करते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन की, न्यूज में क्यों था, क्योंकि जिन डॉक्टर ने इनको डेवलप किया था उनके अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गई थी पिछले साल अक्टूबर में, कुछ तो अक्टूबर के समय, तो उसके चलते ORS फिर न्यूज में था। ठीक है, इसको डेवलप कब किया था, तो जो ये डॉक्टर दिलीप महालोबिस थे, ये कंटेक्स्ट है थोड़ा सा, कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हो रहा था 1971 में, उस समय बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे थे, तो डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम बहुत उस समय फैल रही थी उन रिफ्यूजीज के अंदर ना, रिफ्यूजी कैंप के अंदर। तो उसके सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया था, ORS, जो हम बच्चों को आज भी देते हैं, ORS का सोल्यूशन ना, जब उन्हें कभी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट्स के बच्चों को, तो ये ORS को देते हैं। इवन कुछ एडल्ट्स भी यूज करते हैं, कुछ एथलीट्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं, ORS के कुछ स्पेसिफिक ड्रिंक्स आते हैं। तो ORS होता है क्या, बेसिकली मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोल्ट जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स का इन फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और सोल्ट्स भी देते हैं हमारी बॉडी को, पानी में घोल के पीते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर ये करता है कि दे आर यूज टू रिप्लेस, ठीक है, इंग्लिश है, सोल्ट को रिप्लेस करता है हमारी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में सोल्ट लॉस हो चुके हैं डिहाइड्रेशन कारण या डायरिया कारण, तो उसको ये रिप्लेनिश करने में यूज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूज करते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जो हम बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम और सोडियम इसके अंदर यूज होंगे। फिर ठीक है, एडिशनली अब सोडियम का नीड नीड क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो क्वेश्चन आ जाए स्टैटिक की बात करें, तो सोडियम की नीड होती है, सोडियम नीड ग्लूकोज टू प्रॉपरली एब्जॉर्ब, ठीक है। सोडियम को ग्लूकोज चाहिए होता है एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपरली बॉडी के अंदर, तो ये सब इसका यूज है। फिर ठीक है, फिर 1975 में देखिए, 1971 में डेवलप किया, 1975 में WHO और यूनिसेफ ने यूज करने लगी ORS को ग्लोबल लेवल पे टू ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। जब इम्प्लीमेंट कर लिया कि ठीक है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फिर वहां पे भी ग्लोबल लेवल पे चला गया। फिर ठीक है, अब डिजीज आनी शुरू हो चुकी है, इनको फिर हम बस हम गुलेटिन ही करेंगे डिजीज का, ठीक है। जैसे ब्लड का गुलेटिन सेक्शन होता है ना, इसको वैसे उड़ाएंगे हम। ठीक है, पहला है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स कहता है अब इसको सेटिस्फाई, मतलब WHO ने बोल दिया कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होता क्या है, अभी इन्होंने दे रखा है कि पब्लिक हेल्थ इफ इट्स अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड, अगर किसी डिजीज का अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल इंटरनेशनल स्प्रेड की अगर उनको आसार दिखते हैं, तो उसके लिए इमीडिएट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जिसके लिए फिर वो उसको PHEIC डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, कि अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। तो मंकी पक्स को हाल फिलहाल में वो कर दिया था, ठीक है। अब इसके ठीक है, इसका नाम वाम एमपोक्स कर दिया था, गोली मारो इसको, कोई जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स इज जूनोटिक डिजीज, यही स्टेटमेंट आएगा, तो हाँ जी हाँ, वो एक जूनोटिक डिजीज है। और जनरली जितने भी डिजीज होंगे ना, वो वायरस ही करते हैं, जो भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो ठीक है, उसको बस ऐसे पढ़ते रहिए। अब कौन सा वायरस करता है इसको, ठीक है, इसको वेरियोला वायरस करता है, जो स्मॉल पॉक्स भी करता है, ठीक है, और जो काउपॉक्स वायरस भी करता है, ये सब चीजें। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958 में, डिस्कवर किया गया था, इसको कहाँ किया गया था, अफ्रीका में डिस्कवर होता है। जनरली जो ऐसी डिजीज होती है ना, जो ट्रॉपिकल एरिया में निकलती है, मोस्टली अफ्रीका में आती है फिर बाद में। तो ठीक है, जूनोटिक है, तो इसका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड से भी हो जाएगी, बॉडीली फ्लूइड्स, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड, इन सब से ये हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन पेली पेपिलोमा वायरस, तो ये भी वायरस होगा,
ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो स्टेटमेंट में कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट, ठीक है, कॉमन कैंसर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीजें उन्होंने कर दी ना, उसका ये वायरस होगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ठीक है, फिर ये एप्स्टीन बार वायरस है, ठीक है, ये भी वायरस है। कुछ अभी इसके लिए एसएनटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इंदौर में, ठीक है, वाइडली प्रेजेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यूजुअली हार्मलेस, दैट्स इट, इतना कोई डीप में जाने की जरूरत है नहीं सब डिजीज के। जोम्बी वायरस हमने जोम्बी आइस किया था ना, जोम्बी आइस, कि जो उनके मेल्ट होने से फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिमिलरली जोम्बी वायरस क्या है, कि जो ये परमाफ्रोस्ट, ये जब ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिस कारण से क्या है, परमाफ्रोस्ट ये सब वो हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना, तो वहां से कुछ नए वायरस निकल रहे हैं आइस मेल्टिंग कारण, जो दबे पड़े जब तक इतने सालों से। तो उसके चलते फिर उनको जोम्बी वायरस बोल दिया। ओल्डेस्ट वायरस कौन सा है, ठीक है, अगर ये न्यूज में आ जाए ना, ये आ जाए क्वेश्चन के, ये जो भी नाम दे रखे हैं, पेंडोरा वायरस योडोमा, सीन इन न्यूज, तो ये वायरस है। ठीक है, तो ये थोड़ा साइंटिफिक नेम हल्का सा इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ सारे साइंटिफिक नेम याद नहीं कर सकते ना, लेकिन जो जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा तो देख लिया ना, बस याद रखें कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा था, ऐसा करके था। कहाँ पाया जाता है, ठीक है, साइबेरिया, वही साइबेरिया रीजन याद आता है ना बर्फ के नाम से, हमें तो रशिया में था, वहां पाया गया था। फिर नेक्स्ट है ये मारबर्ग वायरस डिजीज करके, घाना में इसमें इसका पहला केस सस्पेक्ट किया गया है, रिपोर्ट किया गया एमवीडी का। एमवीडी का कोई वैक्सीन नहीं है, नाम पता है ये वायरस से होता होगा, वैक्सीन है नहीं इसका कोई, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज इबोला। ठीक है, पहली बार आइडेंटिफाई किया था जर्मनी में, इबोला फैमिली का है, दैट्स इट। फ्रूट बैट इसका वेक्टर है। वेक्टर कौन है, फ्रूट बैट। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन स्वाइन फीवर, तो इसके केस कुछ देखे गए थे बिहार में, वायरल डिजीज है। देखो मैंने कहा था ना, सब वायरल डिजीज आएंगे तकरीबन, हाईली कंटेजियस है, ह्यूमन हेल्थ को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इसका, ठीक है। एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन, ठीक है, उससे इसको नहीं होता। अगर हम बात करें ना कि स्वाइन को होता है, तो उससे ही हमें नहीं हो सकता, तो जूनोटिक नहीं है उस केस में, है ना। इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, फर्स्ट रिपोर्ट केस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टोमेटो फीवर देख लीजिए, टोमेटो फीवर भाई कहाँ का होता है, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा में कुछ कुछ तो हुआ था। बच्चों को होता था, एज ऑफ 5 ईयर, और कुछ एडल्ट्स को होता था। होता क्या था, फीवर, ज्वाइंट पेन, रेड टोमेटो लाइक रैशेज, ये सब चीज होती थी। लंपी स्किन डिजीज थोड़ा इंपॉर्टेंट था, न्यूज में काफी चल रहा था, तो इसके चलते फिर ये कुछ वैक्सीन बनाई है इन्होंने ना। अभी वैक्सीन क्या, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है, इसलिए बोल रहा था कि वैक्सीन के टाइप पता होने चाहिए, बता दूंगा। बता, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन क्या होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो वायरस है ना, उसका हम वो लेते हैं, सैंपल लेते हैं, जो लिविंग कंडीशन में होते हैं, लेकिन बहुत वीकेंड रहते हैं, बहुत वीकेंड रहते हैं। इतना वीकेंड रहते हैं कि बस वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा रिस्पॉन्स दे सके, स्टिमुलेट कर सके, सिर्फ उतना ही रहता है। ठीक है, बता दूंगा एंड में, मैंने कर रखा है इसको आपके लिए ऐड, है ना। तो ये इसका यूज करते हैं। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, पॉक्स डिजीज है, इसको कौन सा वायरस करता है वो सब देख लीजिए। जूनोटिक नहीं है, याद कर लीजिए, नॉट जूनोटिक, ये इंपॉर्टेंट है। लंपी स्किन डिजीज जूनोटिक नहीं था। इंडिया में पहली बार देखा गया था 2019 में, पहली बार देखा गया था। ओरिजिनली कहाँ का है ये, वही अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं, वो सब चीजें ही। फिर है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मिलके इसकी कोई दवाई वाई बना रहे होंगे कुछ, है ना। पेटेंट डायग्नोस्टिक टूल किट बनाई है इन्होंने। एएसआई की अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, फिर उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जो VSSW की जो फुल फॉर्म है, इट इज अ डीएनए बेस्ड हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज। जैसे कोविड था आरएनए बेस्ड डिजीज ना। तो ये जो भी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम है, डीएनए बेस्ड डिजीज है। ठीक है, होता किसको है, क्रस्टेशियंस को होता है। ये जो होता है ना, प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स, ये जो सी फूड में आते हैं, तो इनको होता है। अब इनसे फिर ह्यूमन में भी हो सकता है, जो इनको खाएंगे ना, प्रॉन्स लॉबस्टर वगैरह खाएंगे जो भी लोग, तो उनसे फिर ह्यूमन में भी हो सकता है। तो वो सब चीजें। फिर नेक्स्ट है पोरकाइन वायरस, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल रीजन फॉर डेथ, ये सब ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, इतना सब सभी इतने डिजीज निकल सकते हैं ना, बाकी चीजें भी पढ़नी। फिर कैनाइन डिस्टेम्पर, ये शेरों मेरों को होता था, जिनके वो कैनाइन्स होते हैं ना, जो तीखे तीखे दांत रहते हैं। तो ये शेटिक लाइन को होता था, तो इसके लिए वैक्सीन बनाई थी, उसके ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के अभी। ठीक है, अब कौन सा वायरस इसको करता है, वो वायरस का नाम है ये पैरामॉक्सी वायरस, ये इसका नाम है। ठीक है, इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, और ये ट्रांसमिट होता रहता है लायन से, टाइगर में, लेपर्ड में, और वाइल्ड कैट्स में। फिर ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये न्यूज में काफी रहता है ना। इसमें होता क्या है, ये ऑनसेट ऑफ छोटा सा फीवर का ऑनसेट करता है, जो बाद में आपके मेंटल स्टेटस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन को होता है, यंग एडल्ट्स को हो सकता है। वायरस इसका मेन रीजन है। ठीक है, और अदर सोर्स कौन कौन से वायरस के अलावा, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस, पैरासाइट्स, ये जो भी नाम दे रखे हैं, इन सबसे भी हो सकता है। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा चलते रहता है न्यूज में ना, तो ये देख लीजिए, H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। बेसिकली H1, 2, 3 ये स्वाइन फ्लू की कैटेगरीज है। ठीक है, और ये 5, 6, 7 वाले वर्ड की कैटेगरी, ये क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में। आई थिंक H5N1 पूछा था उन्होंने, या फिर H1N5 कुछ, मतलब H1 ये तो ऐसा ही कुछ था।
ठीक है, तो याद कीजिए 1 2 3 स्वाइन के रिगार्डिंग है, और 5 के अबव वाले बर्ड फ्लू वाले होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मतलब आप H1 और H5 से आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, छोटे वाले स्वाइन फ्लू, बड़े वाले बर्ड फ्लू। तो ये सब था। ठीक है, वायरल डिजीज है, कंटेगियस है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए होता है वायरस, जनरली इफेक्ट पोल्ट्री बर्ड। ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंजा की बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें ना यहाँ पे, तो वही है। जो इन्फ्लुएंजा टाइप है, ये बेसिकली पोल्ट्री बर्ड्स को इम्पेक्ट करता है। और ठीक है, इन्होंने दे ही दिया, देखिए ना, स्वाइन स्वाइन इन्फ्लुएंजा में कौन कौन से, H1 H3। और इसमें अगर हम बर्ड की बात करें, H5 H9, है ना। तो जो 5 से बड़े वाले होंगे वो चले जाएंगे बर्ड में, 1 2 3 वाले रहेंगे हमारे स्वाइन फ्लू में। और ठीक है, फिर तो ये न्यूज पढ़ते हैं ना कि ह्यूमंस में भी फैल जाता है ये, है ना, क्योंकि जो लोग ये इसके मीट का कंजप्शन करते हैं, इट आल्सो इफेक्ट ह्यूमन, ये सब चीजें हैं। फिर अदर डिजीज की बात कर लें, तो अमेरिका की भाई पहली वैक्सीन बन चुकी है मलेरिया की, गावी, जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ना, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर बना रखा है गावी करके, जो बेसिकली वैक्सीन का फास्टर मोबिलाइजेशन टूवर्ड्स ये डेवलप्ड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ना, कि इन छोटी कंट्रीज जिनके पास खुद की वैक्सीन बनाने का इतना रिसोर्स नहीं है, उनको जल्दी से अवेलेबल हो सके वैक्सीन ना, तो उसके लिए ग्लोबल एक इनिशिएटिव है गावी करके। इन्होंने पहली मलेरिया की वैक्सीन बना दी है अफ्रीका रीजन के लिए। ठीक है, तो ये 3 साल का कुछ प्रोजेक्ट होगा। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है पैरासाइट से होता है। ठीक है, पीपल को भी हो जाते हैं, पता है, ट्रांसमिट टू पीपल होते हैं। कौन करता है इसको, इसका वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फिर 5 पैरासाइट स्पीशीज कौन कौन सी हैं जो ये ह्यूमंस में करती हैं, तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। ये पैरासाइट है, ये फेल्कीपेरम, और दूसरा है पैरासाइट वेवेक्स करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कालाजार, कालाजार को ब्लैक फीवर बोलते हैं, ये विसेरियल लेशमीनियस भी बोलते हैं। कौन करता है इसको, प्रोटोजोआ करता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट। ठीक है, सैंड फ्लाई बेटर, सैंड फ्लाई जो बाइट्स है ना, ये इसकी वेक्टर है। फिर ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल नॉर्मल है, ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, सेकंड डेडलिस्ट पैरासाइट डिजीज है, एंडेमिक है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न रीजन जो अपना है। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या किया देख लीजिएगा, नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम था, इंडिया ने 2015 की डेडलाइन मिस कर दी थी, चलो बहुत बढ़िया बात। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आई की डिजीज है। ठीक है, आई की ये ना परमानेंट ब्लाइंडनेस कर देती है कुछ, तो वैसा रहता है ये। ठीक है, तो मलावी बिकेम फर्स्ट कंट्री इन सदर्न अफ्रीका टू एलिमिनेट ट्रेकोमा। इन 2017 इंडिया ने इसको एलिमिनेट कर दिया था, इंडिया में से एलिमिनेट हो चुका है, अब मलावी ने भी कर दिया इसको। फिर ठीक है, इसका बता रही कि अगर आपकी ये इन्होंने डब्ल्यूएचओ का कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं। ट्रेकोमा क्या है, इन्फेक्शन ऑफ आई है, बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम डिजीज है, याद कर लीजिए क्या डिजीज है, बैक्टीरिया करता है इसको डिजीज को। फिर नेक्स्ट है डायबिटीज, डायबिटीज हम सुनते रहते हैं ना, अब डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, इफेक्टिव ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है, कि जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडीज इनइफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन। टाइप 2 में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है ना, उसको अच्छे से बॉडी यूज नहीं कर पाती। ठीक है, तो वही है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये टाइप 2 है। इसका उल्टा वाला इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 होगा। ठीक है, बस याद कर लीजिए। और टाइप 1 है वो बच्चों को भी हो जाती है। ठीक है, टाइप 2 तो एडल्ट में होती है, टाइप 1 बच्चों में भी हो जाती है। और 95% केसेस टाइप 2 के होते हैं। फिर ये जब हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, वो शिगेला शिगेला कुछ तो एक न्यूज में आया था, मैंने ऊपर बताया था कहीं तो था। तो शिगेला बैक्टीरिया एक डिजीज था यहीं पे, इसलिए मैंने उस समय पढ़ाया था क्योंकि नीचे था। तो केरला ने सी किया इसके स्प्रेड वहां पे हो रहा होगा। अभी क्या, बैक्टीरिया का जीनस है शिगेला, ये डिजीज करता है शिगोलोसिस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मतलब पेट का इन्फेक्शन कुछ तो है। इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मत कर, ये इंपॉर्टेंट है सिकल सेल हमारे लिए। सिकल सेल कहता है ना, अभी 2047 में बजट में इसको एलिमिनेट करने की बात की है ना, जो ये एनीमिया की बात करते हैं। इसमें होता है कि नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल बड़े गोल गोल से होते हैं, गोलू मोलू होते हैं। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है ना, इनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है, ऐसी करके हो जाती है, जिससे फिर हमारी ब्लड वेसल्स में इजिली मोबिलाइज नहीं कर पाते, घूम फिर नहीं पाते, जिस कारण से फिर ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, और फिर उससे ये ब्लड फ्लो ब्लॉक वगैरह हो जाता है। तो वही है, सिकल सेल होता है कि अकर ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल, जो गोल गोल होते हैं बड़े, वो गोल गोल नहीं रहते, सिक्कल शेप में हो जाते हैं, अजीब सी शेप हो जाती है। ठीक है, तो ये सब दे रखा है, उस कारण से फिर ये ब्लड जो फ्लो है वो ब्लॉक होता है, और रिजिड होने लग जाता है, जो हार्ड थोड़ा स्टिकी स्टिकी होने लग जाता है ब्लड ना। तो फिर ब्लड फ्लो वगैरह में दिक्कत आती है। इमेज कहाँ दी है मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ अब तक इमेज कहाँ पे दी है। ठीक है, फिर ये पैन प्लस स्ट्रेटेजी अगर आ जाए तो क्या है, पैन प्लस स्ट्रेटेजी क्या है, अफ्रीका ने अडॉप्ट की है पैन प्लस स्ट्रेटेजी, टैकल सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इतना इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टैकल करने के लिए अफ्रीका ने अडॉप्ट की है पैन प्लस स्ट्रेटेजी। अब है क्या, रेफर टू अप्रोच एड्रेस सीवियर एनसीडीज थ्रू इंटीग्रेटेड आउट पेशेंट इन फर्स्ट लेवल, और ठीक है, ये सब चीज करके एज 2 पे क्वेश्चन आ चुके हैं। एज 2 क्या थे, बेसिकली ये वायरस, ये जो इसके ये जो प्रोटीन थे ना, ये कोविड के जो प्रोटीन थे जो स्पाइक बनाते थे, इन्हें एच टू बोलते थे। एच टू क्या है, एच टू इज अ रिसेप्टर प्रोटीन। प्रोटीन अगर इस बारी क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, ठीक है,
ये प्रोटीन है दैट प्रोवाइड्स द एंट्री पॉइंट फॉर द कोरोना वायरस टू ह्यूमन सेल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन सेल है ना, तो ये जो स्पाइक था ना यहाँ पे आके फंस जाता था। फिर जब ये स्पाइक घुसता था यहाँ पे, फिर ये अपना सारा मटेरियल हमारे सेल के अंदर रिलीज कर देता था। और उसके चक्कर में हुआ क्या था, हमारे सेल को पता नहीं था कि इससे फाइट कैसे करना है, जिस कारण से फिर सेल अल्टीमेटली डाई करता था, तो और ये फैलता रहता था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी स्पाइक को हटाया, स्पाइक को निकाला। ठीक है, इसका जो mRNA था ना, जो बेसिकली कोविड के अंदर कोडिंग करता था, मैसेज बना रहा था ये बनाने के लिए, हमने इस mRNA को निकाल के ह्यूमन सेल के अंदर डाल दिया। फिर हमारे ह्यूमन सेल ने इसको देखा कि अच्छा भाई चलो mRNA है, पूरा कोविड तो नहीं घुस गया। फिर हमारे ह्यूमन सेल ने इसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया। फिर उसके बाद जब भी कोविड आता था ना, तो हमारे सेल को पता होता था कि भाई अच्छा ये वही स्पाइक वाला मेरे अंदर प्रोटीन बना हुआ था, जो मेरे अंदर वैक्सीन गया ना, तो उसने मुझे सिखा दिया कैसे इसके प्रति इसको खत्म करना है। फिर उसके बाद हमारे सेल को दिक्कत नहीं आई इससे फाइट करने में। ठीक है, तो यही था जो एमआरएनए वैक्सीन था ना, हमने उसमें इसी स्पाइक का ही प्रोटीन निकाला था। जो इसका स्पाइक था ना, इसका प्रोटीन निकालिए, इसका कोडिंग निकालिए बेसिकली। इसका कोडिंग हमने हमने सेल को सिखा दिया अपने, कि भाई जब तेरे पास ये वाला कोड है ना, तो इसको ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म से खत्म करना है। तो वो सब था। फिर ठीक है, ये इनको वैक करके एक वैक्सीन है ना, पहला वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन है कोविड 19 का, सीधा नाक से दिया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, प्रोड्यूस करेगा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ट्रांसमिशन इसमें कम है, इजी डिलीवरी है इसका, हाई कंप्लायंस है, वो सब चीजें। फिर उसके बाद लास्ट है ये इंटरनेशनल कोडिंग ग्रुप ऑन वैक्सीन प्रोविजन। अभी ये कुछ शॉर्टेज हो गई थी क्लोरा की वैक्सीन की, तो आईसीजी ने डिसाइड किया कि हम टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे 2 डोज वैक्सीनेशन रिजीम को। ठीक है, कि एक एक दे के भी सबको निकालो, कि ये नहीं कि दो दो देनी सबको ना। तो उसके चलते कुछ था, ये आईसीजी था, एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, एस्टेब्लिश किया गया था मैनेज कोऑर्डिनेट करने में इमरजेंसी वैक्सीन को। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था ना आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, अब मैं आपको करवा देता हूँ वो। कराऊंगा क्या, मतलब दिखा दूंगा बस आपको, कराने वाला कुछ है नहीं उसके अंदर। ठीक है, ये रहा, ये मैंने चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, अगर आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे ना #वैक्सीन, तो आपको दिख जाएंगे, ये मैंने डाल रखे हैं। क्वेश्चन आया भी था इस साल ना यूपीएससी में रिकॉम्बिनेंट में, तो इसलिए मैंने उस समय डाला था पेपर के पहले। तो ये देखो मैंने रिकॉम्बिनेंट भी डाला था। ठीक है, तो इसको बस पढ़ लीजिएगा रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, किस किस के लिए होती है, करंटली हेपेटाइटिस बी के लिए हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का यूज करते हैं। सेकंड टाइप की होती है वही जो मैं बता रहा था ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। उसमें क्या करते हैं कि हम जो वायरस है ना, उसको बिल्कुल किल्ड वर्जन में डालते हैं बॉडी के अंदर, इनएक्टिवेट करके किल करके बॉडी के अंदर डालते हैं। फिर उसके प्रति हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वगैरह डेवलप करते हैं। हेपेटाइटिस ए इसके तहत बनाया गया था। ठीक है, दो हो गए। इसके बाद हम थर्ड फोर्थ आई थिंक ऊपर था, है ना, ये रहा फोर्थ। कौन सा, आरएनए वैक्सीन मैंने आपको बता दिया है ना, कोविड 19 एमआरएनए वैक्सीन देख लिया था हमने। आई थिंक एक नीचे चला गया इमेज, हाँ ये रहा, लाइव इटर्नेटिव वैक्सीन जो हम पढ़ रहे थे ना। तो इसमें करते हैं हम लाइव वैक्सीन, बेसिकली लाइव वायरस को ही डालते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, वीकेंड फॉर्म में, थोड़ा अटेन्यूएटेड मतलब वीकेंड फॉर्म में, उसको थोड़ा बेहोश करके डालते हैं। वो बेहोश होकर हमारे सेल के अंदर जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं सेल के अंदर घुस गया, क्योंकि वो तो बेहोश करके डाला है हमने। इतने में सेल उसका काम तमाम करके सीख लेता है। ठीक है, तो ये लाइव, यही इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कि कहते हैं मान लीजिए हमने बेहोश करके डाल तो दिया उसको, मान लीजिए वो अंदर जाके जाग गया, वो एक्टिंग कर रहा होगा जब उसको आपने बेहोश किया ना, तो हो सकता है वो अंदर जाके आपके सेल को खत्म भी कर दे। तो इसका एक ही रहता भी है, इसका थ्रेट भी रहता है लाइव टेनिटेड का। ठीक है, फिर ये आरएनए वैक्सीन कर लिया हमने, सब यूनिट वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये सब ठीक है, देख लीजिएगा हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी। चैनल पे #वैक्सीन सर्च कर लीजिएगा ना, इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी हेल्थ वाला पार्ट कवर हो गया। वो जो डिफरेंस थे डीएनए आरएनए, मैंने पोज करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 1 घंटे का लेक्चर हो गया बस, ठीक खत्म हो गया, एसएनटी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हमारी तरफ से तो एक वो क्लिक केमिस्ट्री का ये कंसेप्ट रहेगा, वो मैं बता दूंगा आपको किसी अगले लेक्चर में भी ना। बाकी तो ठीक है, बाकी मेजर मेजर हमने सब कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू लेक्चर को सुनने के लिए ना, 2 लेक्चर आज आपने कवर किए।